चलिए, आज हमारे साथ संतोष सर जुड़ेंगे। सबसे पहले संतोष सर काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं स्टॉक मार्केट में और बहुत अच्छे तरीके से हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए इस वक्त मार्केट में। तो आप फटाफट अपने सवाल भेजना शुरू कर दीजिए। संतोष सर को हम जोड़ते हैं। संतोष सर, वेरी गुड मॉर्निंग, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, सबसे पहले मार्केट आज कैसा लग रहा है? फ्राइडे है, क्या राय होगी आपकी निफ्टी पर? 16,400 के आसपास दिख रहा है अभी। देखिए, मुझे लग रहा है कि निफ्टी में जो हिकअप्स थे और उसको पार करके ऊपर चल रहा है। बैंक निफ्टी अभी भी अपने दायरे में अटका हुआ है, लेकिन चूंकि आईटी क्षेत्र से जो रुझान मिल रहे हैं और जितने भी स्टॉक अगर आईटी में देखें आप, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, ये तमाम कंपनियां हैं जिसके कारण कि कह लें निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। बैंक निफ्टी से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो दायरे बने हुए हैं 35,170, 60-70 के पास से लेकर कह लें 36,250, ये एक बड़ा दायरा है बैंक निफ्टी के लिए होगा। और उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी चलता है तो फिर से एक फ्लिप निफ्टी पे मिलेगा। पिछले हफ्ते से जो शंकाएं थी मार्केट में शायद वो अब दूर हो चुकी हैं और मार्केट में 2 दिनों से लगातार आज दूसरा दिन होगा जबकि मार्केट में मार्केट ब्रेथ ठीक है और ओवरऑल मार्केट की जो कह लें कि रंगत है वो अच्छी दिख रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो बिकवाली चल रही थी ब्रॉडर मार्केट में वो कहीं ना कहीं रुकते हुए नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि और वो परसों के ट्रेडिंग सेशन के अंत में जो कि लास्ट हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन था, वहाँ पर ऐसे कुछ इंडिकेशंस मिल रहे थे कि जो सेलिंग है वो रुक रही है और जो है सेलिंग अब बाइंग में कन्वर्जन हो चुका है और लग रहा है कि अब यहाँ से मार्केट ठीक रहना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी जो कि अपने अहम लेवल्स के ऊपर चल रहा है, 300, 350 ये लेवल थे, 16,350 जी जी जी। उसके ऊपर है। मुझे लग रहा है कि जब तक उसके ऊपर रहेगा निफ्टी ठीक रहना चाहिए। और बैंक निफ्टी पे नज़र रखें, अगर आपको बैंक निफ्टी देखना है या बैंकिंग स्टॉक्स देखना है तो 36,250 ये अगर दायरा पार कर जाता है जी, तो यहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगा। 36,250 कहा सर आपने, इस पे नजर रखनी है हमें। जी हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, संतोष सर, इस वक्त कोई खास ऐसा सेक्टर है जिस पे हमें नजर रखनी चाहिए? क्योंकि अब काफी सारे एक्सपर्ट्स जितने भी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक होके स्टॉक मार्केट में काम करना होगा इस वक्त। तो किस सेक्टर पे हम नजर रख सकते हैं ताकि हमें कुछ अच्छा देखने को मिले आने वाले वक्त में? देखिए, मुझे लग रहा है कि अभी भी आईटी क्षेत्र में अगर आपकी नज़र हो या आईटी क्षेत्र जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो चार्ट कंसोलिडेशन है उस कंसोलिडेशन में काफ़ी टीसीएस हमने रेकमेंड किया था और लास्ट वीक भी हम कह रहे थे कि हम काफ़ी रेस्ट एश्योर हैं, क्योंकि इसके जो भी कह लें कि जितना भी कह लें चार्ट पैटर्न है या फंडामेंटल्स हैं वो काफ़ी अच्छा इंडिकेट कर रहे थे ऊपर जाने के लिए। और आप देखिए कि टीसीएस आज ही लाइफ हाई पे आ गया है। मुझे लग रहा है कि आपको नज़र रखनी चाहिए जितने भी आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं, या दूसरी तरफ भी जहाँ भी स्टॉक स्पेसिफिक हों, कंज्यूमर स्पेस में रख सकते हैं, या जो कंपनियां अच्छी हैं जहाँ पर चार्ट पैटर्न अच्छे हैं वहाँ पर भी आप रख सकते हो। बैंकिंग पे केवल और केवल नज़र आपको तब रखना होगा जैसा मैंने बताया कि 36,250 के ऊपर चलता है तो बैंकिंग में बहुत सारे स्टॉक होंगे जहाँ पर कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, इन बैंकों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर ब्रेकआउट होता है तो ये सारे स्टॉक्स जहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यानी कि अभी टीसीएस पे नजर रखनी है, और अगर बैंक निफ्टी 36,250 का जो आंकड़ा है वहां चला जाता है, उसे टच कर लेता है, तो बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी, आईसीआईसी और इंडसइंड पे हमको नजर रखनी चाहिए, वहां पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। सर, आपकी कोई रिकमेंडेशंस होगी या फिर हम सवालों पे आए अभी? देखिए, मैं कुछ रेकमेंड करना चाहूँगा और कुछ आप वॉच लिस्ट में रखिए, जहाँ पर कि मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर है, एक कंपनी है, कंज्यूमर स्पेस में है और टाटा के काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं कंज्यूमर्स के। टाटा सॉल्ट कह लें, टाटा संपन्न का एक बहुत बड़ा प्लेटर है इनके पास, और इसमें टाटा टेटले बोल के है, चाय
कंपनी बेचती है और उसके साथ बेवरेजेस में सर काफ़ी है, टाटा हिमालय, का क्या बताया आपने, कौन सा स्टॉक बताया? टाटा कंज्यूमर। कंज्यूमर। या 790 रुपए के दाम चल रहे हैं अभी मौजूदा, और इसमें एक ठीक है। ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। इस साल तकरीबन 15 से 16% की नेट प्रॉफिट में वृद्धि होने के अनुमान है ब्लूमबर्ग पे, और आगे आने वाले साल में करीब 25 से 30% जो है नेक्स्ट ईयर इसमें उम्मीद की जा रही है कि इसमें नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। टाटा स्टारबक्स के भी जो इनके रिटेल हैं, अगर आप देखें तो वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, और वो एक अच्छा ब्रांड कह लें इनका है। और 8 o'clock बोल के भी कंपनी ने ब्रांड कर रखे हैं, तो बहुत सारी ब्रांड कंपनी के पास हैं। और मुझे लग रहा है कि 700 जो इसके जो लेवल हैं वो करीब करीब 780 के आसपास के लेवल हैं, 80-85 के से ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। अब आपको इसमें 770 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखना है, और इसमें जो तेज़ी हो सकती है आने वाले दिनों में वो तकरीबन जो है यहाँ से 50 से 60 रुपए की तेज़ी होगी। तो आपने 15 से 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस और 50 से 60 रुपए की तेज़ी के लिए इस स्टॉक को चुन सकते हैं। ठीक है, यानी कि 770 आपने हमें स्टॉप लॉस बता दिया है, 15 से 20 पॉइंट्स की इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ है सर? देखिए, इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म बिजनेस की कंपनी है, IEX है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है। मुझे फंडामेंटली भी अच्छा लगता है, और अदरवाइज भी चूंकि आजकल का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कह लें या किसी भी प्लेटफॉर्म बिजनेस पे बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिल रहा है और लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी है। ये कंपनी जो कह लें कि एनर्जी ट्रेडिंग करती है और गैस ट्रेडिंग में भी है, जी। गैस एक्सचेंज भी हैं इनके। तो इसमें 411 रुपए के मौजूदा स्तर हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको 400 के नीचे का एक बाय क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और इसमें जो नतीजे आए थे काफ़ी अच्छे थे नतीजे, बावजूद उसके चूंकि मार्केट में थोड़ी बिकवाली थी मिड एंड स्मॉल कैप में, उसके कारण कंपनी को थोड़ा सा ऊपर से निचले स्तर देखने को मिले। मुझे लग रहा है कि 440 से 50 रुपए, मतलब यहाँ से भी 10% की उम्मीद बढ़ सकता है, और 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 40 से 50 रुपए की तेजी इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सर आपने स्टॉप लॉस हमें 400 बताया है, और टारगेट आपने हमें बताया है 440-450 के आसपास। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक आपने रेकमेंड किया। ठीक है सर। सर ये जो आपने टारगेट बताया है, मान लीजिए कोई फ्रेश एंट्री करता है तो कितने टाइम पीरियड में ये हिट कर जाएगा अपना टारगेट? देखिए, टाइम पीरियड थोड़ा बोलना मुश्किल होता है, क्योंकि हम अगर क्वांटिफाई करते हैं कि कह लें कि प्राइस टारगेट वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं दैन टू द टाइम। टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज भी जो कंसोलिडेशन है, मुझे लग रहा है कि आपको एटलीस्ट 1 फोर्टनाइट 1 मंथ हो सकता है कि आपको लगे इसमें टारगेट अचीव होने में। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कंपनी के चार्ट पैटर्न भी अच्छे हैं, अप मूव में है काफ़ी दिनों से ये कंपनी। तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे कंपनी में निवेश करना चाहिए, मार्केट हाई पे भी हो तो भी या फिर लो हो तो भी। आपको अगर अच्छी कंपनियों में है तो जब कभी भी मार्केट अपने हेल्दियर कंडीशंस में रहता है तो वहाँ पर रिटर्न आपको अच्छे बैठते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार जब आपसे जुड़े थे तब मैंने आपसे पूछा था कि किस तरीके से कंपनियों का या आईपीओ का चयन करें, तो उसमें भी आपने ये पॉइंट बताया था हमें कि कंपनी किस तरीके की है उस पे हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है सर, तो ये आपने 2 स्टॉक्स हमें रेकमेंड कर दिए हैं सर। अब हम सवाल ले सकते हैं क्या दर्शकों के? हाँ जी। सर सीए दीपक मल्होत्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी राय जानना चाह रहे हैं जुबिलेंट इनग्रेविया पर। देखिए, कंपनी जब से लिस्ट हुई है उसके बाद से अगर देखें तो इसमें एक काफ़ी सैक्रोसेंट अप मूव चल रहा है, और आपने अगर अभी एंट्री लेनी है तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है स्टॉक में, क्योंकि काफ़ी दिनों से स्टॉक चल रहा है और कह लें कि ओवरबॉट टेरिटरी में है, और ओवरबॉट टेरिटरी में आपके रिस्क रिवॉर्ड आपको फेवर नहीं करते हैं। तो लेकिन चूंकि चार्ट अप मूव में है तो हो सकता है कि कंपनी के प्राइसेस में अभी भी फर्दर भी गेन हो। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ से नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपको हमेशा रिस्क रिवॉर्ड ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी कोई भी स्टॉक अगर बढ़ रहा हो और तो उसमें थोड़ा धैर्य रखें, और धैर्य रखने के बाद अगर कहीं भी गिरावट होती है अच्छे स्टॉक्स में
तो आपको उनके रिटर्न तो या रिवर्ट टू मीन एवरेजेस जब भी आते हैं आपको वहाँ लें। मोमेंटम राइड करना है तो थोड़े स्टॉक ही लें केवल, ताकि जो है उसमें आपको मोमेंटम मिल सके। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो पोर्टफोलियो में आपको लेना चाहिए वो जब भी करेक्ट हो, दैट इज द राइट टाइम टू एंटर द स्टॉक। मुझे लगता है कि वो लेवल्स होंगे, अभी मौजूदा 725 के लेवल हैं और एवरेजेस काफ़ी नीचे हैं, तो मतलब 650 के आसपास के वो लेवल आ रहे हैं, शायद अभी नहीं मिले, लेकिन आपको थोड़ा सा लेना चाहिए। और उस जो मोमेंटम के लिए आप लेंगे तकरीबन 700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें इसमें, और फिर आपको टारगेट यहाँ से भी करीब करीब 100 रुपए के ऊपर टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि ये काफ़ी रनअप हो चुका है, हो सकता है कि थोड़ा स्लाइड भी कर जाए या साइडवेज रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एकदम थोड़ा ही लेना चाहिए। लेट्स से कि 15% केवल, अगर 100 शेयर लेना है तो 15 शेयर ही यहाँ पे लें, घटता है तब इसमें आप एंट्री करें। ठीक है, तो यानी कि दीपक जी के लिए ये राय रहेगी कि अभी पूरी इन्वेस्टमेंट इस शेयर पे नहीं की जा सकती है, थोड़ा कर सकते हैं और उसके बाद बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ इसमें आगे बढ़ेंगे। तो वैसे शेयर अच्छा है, अगर देखें तो अच्छी ग्रोथ दे रहा है ये। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दिनेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश सर, वेरी गुड मॉर्निंग, हमारे साथ जुड़े हैं आप। सर, जुबिलेंट इंग्रेविया पर इनका सवाल था जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। दिनेश सर ने हमें 4 स्टॉक्स बताए हैं, इन 4 में से ये जानना चाह रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन सा स्टॉक रहेगा। ये कह रहे हैं कि संतोष जी काफी अच्छे फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिस्ट हैं, इसलिए आपकी राय इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। सर, जुबिलेंट इंग्रेविया आपने देख लिया, इसके बाद तत्व चिंतन, क्लीन साइंस, सोना, BLW, इनमें से किसमें इनको इन्वेस्ट करना चाहिए? इनमें से ये बाकी के जो शेयर्स स्टॉक्स इन्होंने बताए हैं ये अभी नए हैं। देखिए, तत्व चिंतन की बात कर लें या फिर क्लीन साइंस की बात कर लें, तो क्लीन साइंस जो ये दोनों केमिकल में हैं और जिस सेक्टर में हैं और जिस केमिकल स्पेशलिटी केमिकल बनाते हैं उसमें ये कंपनियां लीडर हैं, तो इन फंडामेंटली अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और क्लीन साइंस तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाती है सेम केमिकल को जिसमें कि कह लें कि इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली है, और आने वाले दिनों में जो पैसा कह लें FII का इंक्रीमेंटल मनी किसी भी स्टॉक में जाती है तो वहाँ पर वो ESG कंसिडरेशन करते हैं कंपनियों को। ESG के हिसाब से मतलब आप कह लें कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए कंपनियाँ, सोशल फ्रेंडली होनी चाहिए और गवर्नेंस अच्छी होनी चाहिए। तो उस लिहाज से अगर देखें तो क्लीन साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है। तत्व चिंतन भी कंपनी के कह लें कि रिटर्न रेशियोज कह लें काफ़ी अच्छे थे, लिस्टिंग अच्छी भी हुई थी, उसके बाद थोड़ा इसमें एक गिरावट देखने को मिला था। मुझे लग रहा है कि ये जितने भी कंपनियों के नाम लिया है उन्होंने काफ़ी अच्छे हैं। सोना BLW में जो थोड़ा मतलब कह लें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, क्योंकि सोना BLW के जो प्रमोटर हैं, आपको ध्यान होगा पहले सोना कोयो स्टीयरिंग था और उसके जो प्रमोटर थे उन्होंने वो कंपनी बेच दी अपने ही मतलब अपने ही पार्टनर को, जो कि जापानीज कंपनी थी, अभी JTKT के नाम से लिस्टेड है। और उसके बाद इस कंपनी में सोना BLW में लिया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो कंपनी के प्रेजेंटेशन में देखने को मिलती है कि कंपनी का जो करंट रेवेन्यू है उससे इनके पास जो ऑर्डर बुक है वो तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। ऑर्डर बुक काफ़ी बड़ा ऑर्डर बुक है इनके पास, जिससे कि अर्निंग ग्रोथ जो ब्लूमबर्ग पे एक्सपेक्टेशन नेक्स्ट ईयर अगर सोना BLW का देखें तो 40% के करीब ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि इतने ज़्यादा इनके पास ऑर्डर बुक हैं। और दूसरी चीज़, जो ऑर्डर बुक का 50% साइज इनके पास जो है वो कह लें कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफ़ी हैपनिंग स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा पैसे आ रहे हैं और ऑर्डर बुक वहाँ से ज़्यादा इनका इन्फ्लेट है। तो ये इंटरेस्टिंग ये भी स्टोरी हो सकती है, केवल और केवल एक प्रमोटर का हिच है इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, लेकिन मोमेंटम राइड कर सकते हैं। काफ़ी लिस्टिंग के बाद लिस्टिंग लैकलस्टर थी, लेकिन चूंकि कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत बहुत अच्छे थे, जिसके कारण कि सोना BLW और मिस्टर जोशी ने जो चीज़ भी आपको बताए हैं, मुझे लग रहा है कि सारी कंपनियां अच्छी हैं और इन कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और इनको निचले स्तरों पे लें या एक्यूमुलेट करें धीरे धीरे, और इसमें एक अच्छा रुपया एक अच्छा मुनाफा बन सकता है। ठीक है सर। सर, इनमें से किसी एक में अगर इन्वेस्ट करना है दिनेश जी को तो किस में किया जा सकता है कि 1 से 2 साल में अच्छे रिटर्न्स दे दे?
देखिए, मोमेंटम में अगर देखा जाए तो लग रहा है कि सोना बीएलडब्ल्यू ही हो सकता है, क्योंकि इनके पास अभी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छा जो मार्केट इनको थम्स अप दे रहा है। लेकिन कंपनियाँ यू नेवर नो कि कौन सी अच्छी करेंगी, क्योंकि अच्छी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो जैसे कहते हैं कि मौसम जब कभी भी जिसका आता है वो चीज़ें चल जाएँगी। और ये कहना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है कि अपने अगर पोर्टफोलियो में 10 स्क्रिप्ट लिए हैं तो कौन-सा स्क्रिप्ट चल जाएगा, ये बीइंग एन एनालिस्ट मैं भी ये नहीं बता सकता हूँ कि कौन-सा स्क्रिप्ट कितनी जल्दी चल पाएगा। ये टाइमिंग करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। और कभी-कभी आश्चर्य भी होता है कि अगर हमने कभी बेट जहाँ कम लिया वो कंपनी ज़्यादा चल गई, क्योंकि मार्केट क्या समझता है वो एक बड़ी चीज़ होती है। तो लेकिन अभी अपने को अच्छी चीज़ें लेके रखना है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं मुझे लग रहा है, लेकिन केवल और केवल इतना ध्यान रखें कि पोर्टफोलियो जब भी कंस्ट्रक्ट करें, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो। जैसे तत्व चिंतन या कहें क्लीन साइंसेज, केमिकल में है, तो आपको हमेशा पोर्टफोलियो का एलोकेशन ध्यान से करें। ठीक है। कंसंट्रेशन जो है किसी भी सेक्टर में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस पे हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया है दिनेश जी, जब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करके, तो उसमें हमने ये पॉइंट कवर किया है कि जब भी आप इन्वेस्ट करने लगें तो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूर कर लें। वही संतोष जी भी यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि जितना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहे उतना अच्छा है। जो शेयर्स आपने बताए हैं वो एक ही सेक्टर के हैं ज़्यादातर, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी जो भी आपने 4 ऑप्शंस दिए थे वो चारों के चारों ही अच्छे हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं हम यहाँ पर। कल हमसे दिनेश जी का एक सवाल छूट गया था वैभव ग्लोबल पर। इस पे आप एक बार दिनेश जी को राय दे दीजिए। देखिए, मैंने फंडामेंटल तो मैं ट्रैक नहीं करता हूँ पर्टिकुलर स्टॉक का, लेकिन काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में कोई न्यूज़ है, क्योंकि इस स्टॉक के चार्ट को अगर देखेंगे तो साइडवेज है और एक लंबी तेज़ी के बाद बहुत दिनों से साइडवेज है। चूँकि मैं ट्रैक नहीं करता हूँ फंडामेंटल, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूँगा, लेकिन आप लेवल्स के हिसाब से ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के चार्ट पैटर्न में बहुत बड़ी तेज़ी या बहुत बड़ी मंदी आती है अगर कोई न्यूज़ ब्रेक होता है और उसके बाद। तो ध्यान रखें कि 750 60 के नीचे अगर चलता है तो ये खराब हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ऊपर की तरफ कह लें कि 840 के ऊपर चले तो इसमें एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी लॉन्ग टर्म तेज़ी भी हो सकती है। तो लाइन ट्रेड हो रहा है और ऐसे स्टॉक में ज़रूर कोई ना कोई कंपनी अनाउंसमेंट होंगे या कोई कॉर्पोरेट एक्शन होगा या कोई बात होगी जो इनसाइडर को पता हो, जिसके कारण कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मैं पर्टिकुलर स्टॉक को ट्रैक नहीं करता तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट सावधान रहें, लेवल्स को ध्यान रखें। तेज़ी मंदी आइदर साइड हो सकती है इस स्टॉक में। ठीक है। बहुत धन्यवाद सर, ये हमारा सवाल कल छूट गया था, तो हमारी कोशिश थी कि हम कोई सवाल छोड़े ना, तो हमने लिख के रखा था दिनेश जी का ये सवाल। ठीक है, अभी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ गए हैं। श्रेयसी गुप्ता, वेरी गुड मॉर्निंग। विकास सेन, वेरी गुड मॉर्निंग। तेजपाल भाटिया, गुड मॉर्निंग। आप सभी दर्शकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो हमारी टीम ने अटैच कर दिया है कमेंट सेक्शन में। आप प्लीज आपका कोई भी सवाल हो या सवाल ना भी हो, कोई फीडबैक हो हमारे लिए, तो आप जरूर इस गूगल फॉर्म को थोड़ा सा वक्त निकाल के फटाफट भर दीजिए, ताकि हमारी जो टीम है वो आप तक पहुंच सके और जिस स्पेशल शो पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए हम आप तक पहुंच पाएं। और आपको भी जिस तरीके से हम यहाँ पे एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ते हैं, आपको भी जोड़े और आप वीडियो पे अपना सवाल पूछें और वहां पे आपको हमारे जो भी एनालिस्ट हैं जवाब दे दें। तो प्लीज सारे दर्शकों से निवेदन है कि प्लीज इस फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब बिरजू भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। गोदावरी पावर पर लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या राय होगी, ये जानना चाह रहे हैं। कौन सी कंपनी बताया आपने? गोदावरी पावर। ओके। GPIL से मिल जाएगा सर। ओके। 1360 रुपए के मौजूदा स्तर हैं इसमें, और मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में जिस तरह से मंदी आई है, एक कह लें कि, और सपोर्ट के पास ही है। इनका जो इंटरमीडिएट सपोर्ट है 1286 के करीब है। तो 1360
के पास 2 दिनों से भी जो कि मार्केट में थोड़ी तेज़ी रही है इस स्टॉक में, वो चीज़ देखने को नहीं मिली है। मैं चूँकि इसको ट्रैक नहीं करता बहुत क्लोज़ली, कंपनी अच्छी थी लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। कह लें कि 1280 ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल होंगे और जो अब तेज़ी इसमें आ सकती है उस लेवल की अगर बात करें तो 1500 के ऊपर अगर चलेगा तो फिर से इसमें एक अच्छी तेज़ी होने की उम्मीद होगी। और इमीडिएट अगर मोमेंटम आप चेज़ कर रहे हैं, तो मोमेंटम चेज़ करने के लिए मैं कहूँगा कि 1425-30 के ऊपर निकलता है तब देखें, या फिर सपोर्ट के पास जैसे कि मैंने बताया 1280 के पास देखें। ठीक है सर। इसके बाद सर अगले सवाल पे आते हैं। नरेंद्रजीत सिंह जी मौजूद हैं, बाइंग प्राइस जानना चाह रहे हैं आपसे एचडीएफसी लाइफ फॉर लॉन्ग टर्म। देखिए एचडीएफसी लाइफ हमने रेकमेंड भी किया था आपके यहाँ कि आपको लेना चाहिए और मौजूदा स्तर पे भी आप ले सकते हो और करेक्ट हो धीरे-धीरे आप लें। जैसे कि आप स्टार्ट विथ लेट्स से 10 टू 15% आप अपने लें अगर 100 शेयर लेना है तो, और धीरे-धीरे एक्यूमुलेट करें क्योंकि अपने क्षेत्र में प्राइवेट इंश्योरर में ये लीडर है कंपनी और कुछ दिनों से इसमें जो है कह लें कि साइडवेज कंसोलिडेशन है या नीचे की तरफ है और अदर जितनी भी कंपनियां हैं एसबीआई लाइफ या कह लें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स, इन सारे शेयर्स बढ़ चुके हैं और सेक्टर जो है काफ़ी कह लें कि एक्सपेंडिंग मोड में है और काफ़ी ज़्यादा जो है अभी भी पेनिट्रेशन बाकी है इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का। बहुत ही कम लोग अभी भी कह लें कि इंश्योर्ड हैं पूरे भारत में। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है या फिर हम ज़्यादा एजुकेट होते हैं, हम इंश्योरेंस जब खरीदते हैं तो इंश्योरेंस के लिहाज से ये कंपनी अच्छी है। मौजूदा स्तर पे आपको लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक अच्छा गोइंग फॉरवर्ड आपको जो है एटलीस्ट यहाँ से 150-200 रुपए की तेज़ी तो शॉर्ट टर्म में भी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में रखेंगे तो अच्छी तेज़ी हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ठीक है, हमारे दर्शक आपको धन्यवाद दे रहे हैं इस राय के लिए। सर हम कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ बार-बार इसलिए जुड़ें क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि अभी इंश्योरेंस वाला जो हमारा सेक्टर है, वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल अभी आपको दिख रहा है। तो ये आपकी खास बात लगती है हमारे दर्शकों को और आप आते हैं तो वो खास तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए या फंडामेंटल्स के हिसाब से ही सवाल पूछने लगते हैं क्योंकि आपका होल्ड जो है उसमें बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दिनेश शर्मा जी का एक और सवाल आया था। ये पूछ रहे हैं कि चारों ही बढ़िया हैं तो वो चार जो इन्होंने स्टॉक्स बताए ये चारों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पूछ रहे हैं थोड़ा-थोड़ा अगर चारों में इन्वेस्ट किया जाए तो। देखिए मैंने वैसा बताया आपको कि आप कर सकते हो लेकिन पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन आपको देखना होगा कि आप पहले जो स्टॉक ले रखे हैं उस सेक्टर में आपका कितना एक्सपोजर है। तो उस लिहाज से आपको थोड़ा ट्यून करना पड़ेगा कि किस स्टॉक को ज़्यादा लें, किस स्टॉक को कम लें, क्योंकि कंसंट्रेशन होने से अगर कोई भी कह लें कि सेक्टरल न्यूज़ खराब होती है तो पोर्टफोलियो पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो उस चीज़ को देखकर आप ले सकते हो। ठीक है सर, ठीक है। सर आज के इस शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आपके साथ जुड़ते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी मदद मिलती रहे। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हैप्पी वीकेंड।